नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल क्रेडिबल ब्रो में। चलिए शुरू करते हैं फिर एक नई न्यूज़ के साथ, फिर एक नए आर्टिकल के साथ, फिर एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। आप सबके सामने मैंने द न्यूयॉर्क टाइम्स का आर्टिकल लगा रखा है। आई होप कि आपको नज़र आ रहा होगा। ये थोड़ा सा इन्होंने अलग टाइप का थीम वगैरह रखा है आउटलेट, न्यूज़ आउटलेट ने, द न्यूयॉर्क टाइम्स, अमेरिकन न्यूज़ आउटलेट। तो हम चलते हैं इसकी हेडिंग पे। व्हाट वी नो अबाउट द टर्मोइल इन टर्की। कुछ और आर्टिकल्स हैं, पहले हम आर्टिकल्स वगैरह देख लेते हैं, फिर हम जानेंगे कि एक्चुअली में हुआ क्या है यहाँ पे। तो मैं कुछ और आर्टिकल्स लगा देता हूँ जिससे आपको चीज़ें और अच्छी तरीके से पता चले। जैसे जी, ये हमारा इंडियन न्यूज़ आउटलेट है हिंदुस्तान टाइम्स। टर्की प्रोटेस्ट इन पिक्स, क्रैकडाउन ऑन सपोर्टर्स आफ्टर इस्तांबुल मेयर्स अरेस्ट। कुछ और आर्टिकल्स ऑल्सो, जैसे कि ये एक आर्टिकल है, द गार्जियन का आर्टिकल है ये, और यहाँ पे भी आपको सेम चीज़ नज़र आएगी। आई हैव नेवर सीन सच क्लैम्प डाउन्स इन इस्तांबुल, टर्कीज डेमोक्रेसी इज़ फाइटिंग फॉर इट्स लाइफ। तो एक्चुअली में हुआ क्या है यहाँ पे, और अब मैं आपको ले चलता हूँ सबसे पहले कहाँ पे, मैप पे, जिससे आपको चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो पाएंगी कि मैं बात कौन सी कंट्री कर रहा हूँ और यहाँ पे इसका जियो पॉलिटिक्स कनेक्शन वगैरह क्या है, उसका हमारे भारत देश पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, राइट। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो बात कर रहे हैं, या जो आज हम बात करने वाले हैं, वो बात करने वाले हैं यहाँ टर्की की। ये जो आपको नज़र आ रहा है मैप में, यहाँ पे टर्की, राइट। तो यहाँ पे हुआ क्या है, अभी कुछ दिनों में यहाँ पे हुआ ये है कि यहाँ के जो प्रेसिडेंट है, जैसे हमारे यहाँ प्रधानमंत्री होते हैं ना, वही सेम पावर यहाँ पे टर्की में प्रेसिडेंट के पास होती है। तो यहाँ पे जो प्रेसिडेंट है वो है एर्दोगान, तैयब एर्दोगान इनका नाम है, और ये लीड कर रहे हैं टर्की को। यहाँ पे कुछ चीज़ें मैं आपको, जो ये चीज़ यहाँ पे क्रिएट हुई है, या जो प्रोटेस्ट वगैरह चल रहे हैं टर्की में, उनकी कैपिटल अंकारा में, जो कि लोगों के द्वारा किए जा रहे हैं प्रोटेक्ट, उन्हीं के ही नागरिक हैं जो सिविलियंस हैं, वो सड़क पर उतर आए कैपिटल के और प्रोटेस्ट वगैरह कर रहे हैं। किसके खिलाफ? एर्दोगान के खिलाफ, या जो सरकार है टर्किश सरकार, उसके खिलाफ, जो प्रेजेंट में वहाँ पे संभाल रही है एज अ लीडर पोजीशन में, या एज अ मेजोरिटी पोजीशन में, जो टर्की को लीड कर रही है। और उसको लीड कौन कर रहा है? उसको लीड कर रहे हैं एर्दोगान। तो इसके खिलाफ क्या हुआ, उनकी कैपिटल में अंकारा में सिविलियंस वगैरह ने प्रोटेस्ट वगैरह किया, और प्रोटेस्ट बहुत ज़्यादा भयानक था, या बहुत सारे लोग प्रोटेस्ट में उतरे, और प्रोटेस्ट कई बार तो इतना ज़्यादा वॉयलेंट था कि जो पुलिस है उसने इन प्रोटेस्टर्स के ऊपर आंसू बम के गोले और जो प्लास्टिक्स की गोली वगैरह होती हैं वो वगैरह भी चलाई इनके ऊपर। तो अपने ही सिविलियंस के ऊपर इस तरीके से स्वागत किया किसने? अपने ही पुलिस या अपने ही लॉ एंड ऑर्डर के बॉडीज़ ने, राइट। तो हम सबसे पहले इसका बेस जान लेते हैं कि एक्चुअली में यहाँ पे हुआ क्या है और ये लोग प्रोटेस्ट वगैरह क्यों कर रहे हैं, राइट। तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये है टर्की, राइट, और इसकी जो कैपिटल है वो है अंकारा, ठीक है। और इसके जो करंट अभी जो लीड कर रहे हैं टर्की को, वो है तैयब एर्दोगान। तो हुआ ये कि जो टर्की है अभी, इसमें इनकी कुछ ऐसी नीतियाँ रहीं, जो यहाँ के प्रेसिडेंट हैं एर्दोगान, इनकी कुछ ऐसी नीतियाँ रहीं जिससे क्या हुआ, टर्की में जो लाइवलीहुड है या टर्की में जो लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड्स है वो बहुत तेज़ी से बिगड़ा। अब बिगड़ा इस तेज़ी से कि वहाँ पे इनकी कुछ ऐसी पॉलिसीज़ थी जहाँ पे हुआ क्या कि इन्फ्लेशन टर्की में इतना ज़्यादा बढ़ गया पिछले 5 सालों में, कि अगर मैं आपको कंपैरिजन करके बताऊँ तो इनकी जो करेंसी है टर्की की, जैसे हमारे यहाँ इंडियन रुपी है हमारी करेंसी, हमारे प्यारे भारत की करेंसी यहाँ पे इंडियन रुपी है, वैसे ही सेम करेंसी टर्की की क्या है? टर्किश लायरा इनकी करेंसी है यहाँ पे। किसकी? टर्की की। जैसी हमारी इंडियन रुपी है वैसे ही टर्की की टर्किश लायरा एक करेंसी है। तो इनकी करेंसी, आप यहाँ की महंगाई या यहाँ के जो लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड्स है, इसका पता आप ऐसे लगा सकते हैं कि महंगाई किस लेवल से बढ़ी हुई है, राइट। सबसे पहले जो इनकी करेंसी है, हमारे करेंसी के कंपैरिजन में इनकी करेंसी, मान लेते हैं हमारे पास अगर 1 रुपये इंडियन रुपीज़ है, तो या हमारे पास 11 रुपये इंडियन रुपीज़ है। आज से मैं 5 साल पहले की बात कर रहा हूँ, आप सबसे 2020 के आसपास की बात कर रहा हूँ, ठीक, 2021 के टेन्योर की यहाँ पे बात कर रहा हूँ, टाइम पीरियड की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या हुआ कि अगर आपके पास 11 रुपये हैं तो आपको 1 टर्किश लीरा मिलता था यहाँ पे इंटरनेशनल लेवल पे। तो इनकी जो ये वैल्यू है आज के समय में, जो ये टर्किश लायरा की वैल्यू बची हुई है, जो एक टाइम पे 11 इंडियन रुपीज़ के बराबर 1 टर्किश लायरा हुआ करता था, आज कंडीशन कुछ ऐसी है कि 2 इंडियन रुपीज़ के
बराबर हो चुका है 1 टर्किश लायरा। अगर आपके पास 2 इंडियन रुपीज़ हैं, 2 या 2.5 इंडियन रुपीज़ हैं, तो आपको 1 टर्किश लायरा यहाँ पे मिल जाएगा। तो आप खुद सोचिए किस तेज़ी से यहाँ पे चीज़ें बिगड़ी हैं, या किस तेज़ी से यहाँ पे इकोनॉमी वगैरह या इनकी जो पॉलिसीज़ वगैरह हैं या इनकी सेंट्रल गवर्नमेंट्स की जो पॉलिसीज़ हैं वो किस तरीके से यहाँ पे बिगड़ी या बैकफायर कर गई इन्हीं के ऊपर। और इसका रिपरकशंस इनको या कॉन्सिक्वेंसेस ये देखने को पड़ा कि वहाँ पे जो टर्की के लोग हैं जो एक टाइम पे एक अच्छी खासी लाइफ बिताया करते थे अपने ही देश में, या उनकी जो लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड है या महंगाई है वो एक सीमित तौर पे रहती थी। जैसे हमारे यहाँ है ना कि 2 ± 4, राइट, कि जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है उनका मानना ये है कि महंगाई इधर 6% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और 2% से कम नहीं होनी चाहिए, इसके बीच में ही होनी चाहिए। 2 से लेके 6% के बीच में ही महंगाई दर रहे तो वो ज़्यादा अच्छा माना जाता है, राइट। कहाँ पे? हम अपने इंडिया की यहाँ पे बात कर रहे हैं। लेकिन इनके यहाँ जो महंगाई दर है वो इस तरीके से बढ़ी कि लगभग, अगर मैं आपको कंपैरिजन में बताऊँ तो 100%। कभी अगर मैं आपको ऐसा कंपेयर करके बताऊँ तो अगर आप कहीं पे आपने मान लेते हैं कुछ टाइम पहले कोई चीज़ को बाय किया होता या कोई भी चीज़ यहाँ पे बाय की होती या आपने पैसे वगैरह बैंक में रखे होते, मान लेते आपने 1 लाख टर्किश लायरा बैंक में रखे होते, कब? 2020 या 2021 के आसपास, और आपने सोचा होता कि ये हमारी सेविंग्स है और इसको हम आगे जाके यूज़ करेंगे, राइट। और यहाँ पे अगर आपने उस चीज़ को अगर आज आपने वो किया होता या आज के टाइम पे अगर आप उस चीज़ को कंपेयर करते तो उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा डिग्रेड हो चुकी है, क्योंकि वहाँ पे महंगाई इस तरह से बढ़ी हुई है कि आप क्या कर सकते हैं उसमें। आप उसमें जो लोकल है वहाँ की वो उसमें कुछ नहीं कर सकते, वहाँ पे बस वो लोग ट्रैप हो गए, एक किस्म से फंस गए, क्योंकि उनकी जो गवर्नमेंट है उनकी नीतियाँ ही कुछ ऐसी रहीं जहाँ पे चीज़ें बिगड़ी एक किस्म से, इकोनॉमिक अनसर्टिनिटी बनी और इसी से लोग परेशान होके क्या हो गए कि जो उनकी कैपिटल है वो अंकारा पे उतरे। और उसका भी एक मेजर कारण है जिसकी वजह से ये चीज़ हुई, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो चल रही हैं, अब आप बात समझिए, ये सब चीज़ें बैक में चल रही हैं कि वहाँ पे लिविंग स्टैंडर्ड एक तो ख़राब है और वहाँ पे महंगाई दर बहुत ज़्यादा है, लोग वहाँ पे सफ़ा कर रहे हैं और गवर्नमेंट से बहुत ज़्यादा परेशान है, जो कि वहाँ पे करंट रिजीम है या करंट गवर्नमेंट है जो कि लीड कर रही है टर्की को। एर्दोगान सरकार जो जिस तरीके से लीड कर रही है टर्की को, उससे जो टर्किश आम नागरिक हैं या जो टर्किश सिविलियंस हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान है यहाँ पे। तो इसका ये सब तो जो बैक में चल ही रहा था, ये सब तो पूरी तरीके से चल ही रहा है। और ये सब होते होते जो यहाँ के प्रेसिडेंट हैं एर्दोगान, तो इन्होंने एक चीज़ की कि यहाँ पे हुए, कभी कुछ टाइम पहले हुए, कहाँ? मेयर के चुनाव हुए। कहाँ पे? मेयर के चुनाव हुए इस्तांबुल में, जो कि इनकी फाइनेंशियल कैपिटल है टर्की की। जैसे हमारे यहाँ जो फाइनेंशियल कैपिटल है हमारी इंडिया की मुंबई, आप सेम एज इसको वैसे ही देखिए। कहाँ पे? टर्की में। तो टर्की में जो उनकी फाइनेंशियल कैपिटल है इस्तांबुल, यहाँ पे हुए मेयर के चुनाव, राइट। तो मेयर के चुनाव में जो व्यक्ति थे या जो एज अपोजिशन पार्टी के व्यक्ति थे, किसके? एर्दोगान के खिलाफ, जो यहाँ पे एर्दोगान की पार्टी के खिलाफ खड़े हुए थे, उनका नाम था एक्रम। उनका नाम एक्रम है, अगर मैं राइट प्रोनाउंस नहीं कर रहा हूँ तो माफ़ी चाहूँगा। उनका नाम एक्रम है। और ये हुआ क्या कि जो एक्रम है, इन्होंने क्या किया, जो एर्दोगान की पार्टी है उसको हराया इस्तांबुल में और खुद जाके मेयर का चुनाव जीते। कौन? एक्रम। तो इसके लिए जो इनकी पार्टी वगैरह है या जो एर्दोगान है, इन्होंने इसके लिए प्रोटेस्ट वगैरह भी किया और इलेक्शन कमीशन से गुहार वगैरह भी लगाई वहाँ के कि ये चुनाव वगैरह गलत हुए हैं और जो ये रिजल्ट है इसको मैनिपुलेट किया गया है। फिर से चुनाव दोबारा से करवाए। कहाँ पे? इस्तांबुल, इनकी फाइनेंशियल कैपिटल में। कहाँ? किस चीज़ के? मेयर के, जो कि जीत चुके हैं एक्रम। अभी आप देखते चलना यहाँ पे फिर से चुनाव कराए गए और चुनाव करने के बाद फिर से इसका रिजल्ट ये निकला कि पहले उनको जितनी सीट्स या जितने बहुमत से वो जीते एक्रम, उससे ज़्यादा बहुमत से अब जीते, जो कि दोबारा एर्दोगान के चलते या एर्दोगान की पार्टी के चलते या इलेक्शन कमीशन ने ये चुनाव वगैरह दोबारा से चेक करवाए वहाँ पे, क्योंकि उन्होंने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा फैलाया कि वहाँ पे जो पहले चुनाव हुए थे मेयर के इस्तांबुल में, वो बहुत ज़्यादा करप्ट थे और बहुत ज़्यादा उसमें मैनिपुलेशन किया गया है, राइट। तो इसका जब दोबारा से चुनाव हुए, जब दोबारा से फिर से एक्रम वहाँ पे पावर में आए, तो इसका रिपरकशंस ये फेस करना पड़ा कि जो वहाँ के प्रेसिडेंट हैं वो घबरा गए या वो नर्वस हो गए, तैयब एर्दोगान। और उन्होंने क्या किया? उन्होंने किया ये कि उन्होंने अरेस्ट करवाया किसको? वहाँ की जो मेयर, अभी सिटिंग मेयर हैं, कहाँ के? इस्तांबुल के एक्रम, जो कि जीत के आए थे। आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा ये पॉइंट। एक्रम को उन्होंने अरेस्ट करवाया ड्यू टू
और अरेस्ट कराने की वजह क्या थी बताई इन्होंने कई सारे चार्जेस, जितने भी चार्जेस वगैरह हैं सिवाय मोलेस्टेशन चार्जेस को छोड़ के जितने भी चार्जेस होते हैं वो सारे चार्जेस किसके ऊपर लगा दिए और इनको जेल करवा दिया। वो है वहाँ के मेयर या वहाँ के अपोजिशन लीडर भी बोल सकते हैं, क्योंकि जो अपोजिशन पार्टी है टर्की में उनका कहना ये है या उनकी तरफ से कहना ये है कि जो ये मेयर का चुनाव जीते हैं इस्तांबुल में, इनकी फाइनेंशियल कैपिटल में इकरिम, इनको ये स्वयं उतारना चाहते हैं या जो अपोजिशन पार्टी है वो एज अ फेस देख रही है एर्दोगान के खिलाफ, किनको, इकरिम को। तो इसी चीज़ का ही जो एर्दोगान है या तैयब एर्दोगान है टर्की के प्रेसिडेंट, उन्होंने इस चीज़ को नर्वसली फील किया और उन्होंने बेसिकली ये डिसीजन दिया कि इनको अरेस्ट कर लिया जाए और इनके ऊपर कई सारे चार्जेस वगैरह भी इम्पोज कर दिए गए, जैसे कि सिवाय मोलेस्टेशन को चार्जेस को छोड़ के सारे चार्जेस होते हैं वो सारे चार्जेस किसके ऊपर जड़ दिए गए या किसके ऊपर इम्पोज कर दिए गए, वो यहाँ के मेयर इकरिम के ऊपर जड़ दिए गए। और इसका रिपरकशंस ये सब कौन देख रहा है, ये सब देख रही है वहाँ की पब्लिक, वहाँ के आम लोग ये चीज़ देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है। ये सब चीज़ जो मैं आपको बता रहा हूँ ये सब चीज़ वहाँ आम लोग भी देख रहे हैं। तो आम लोगों को ये चीज़, अब आपको भी सुन के ये चीज़ लगी होगी कि यहाँ पे तो बेसिकली टर्की के जो प्रेसिडेंट हैं एर्दोगान, ये तो डिक्टेटरशिप की तरफ ले जा रहे हैं, राइट। ये तो अपनी ही अपनी चला रहे हैं और किसी की सुन ही नहीं रहे हैं, राइट। तो यही चीज़ जो वहाँ पे सिविलियंस हैं टर्की के, उन्होंने इस चीज़ को भापा या उस चीज़ को जाना और उन सब ने प्रोटेस्ट वगैरह किया बहुत हाई लेवल पे। कहाँ पे, इनकी ही कैपिटल अंकारा में, जब इनको अरेस्ट करवा दिया गया किनको, मेयर ऑफ इस्तांबुल को। और ये जो चीज़ें हैं ये लोग इससे रिलेट कर रहे हैं कि मेयर ऑफ इस्तांबुल को यहाँ पे अरेस्ट करवा दिया गया, इस वजह से लोग सड़क पर उतर आए। बात वो अकेले नहीं है, बात ये है कि वहाँ पे कंडीशंस पहले से ही ख़राब हैं, वहाँ पे लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड पहले से ही ख़राब है, वहाँ अनएम्प्लॉयमेंट पहले से ही बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे महंगाई पहले से बहुत ज़्यादा है। इन कंपैरिजन ऑफ 5 साल का ग्राफ देखा जाए तो मैंने अभी आपको बताया कंपेयर करके कि वहाँ पे 5 साल पहले ये 11 इंडियन रुपीज़ में एक टर्किश लायरा मिलता था, राइट। और आज हालत ऐसी है कि 2 इंडियन रुपीज़ में एक टर्किश लायरा आपको मिल जाया करता है। तो आप खुद देखिए कि यहाँ पे कंडीशन कल के दिन ऐसी ना आ जाए कि 1 इंडियन रुपीज़ बराबर एक टर्किश लायरा हो जाए, जो कि एक टाइम पे 11 इंडियन रुपीज़ में एक टर्किश लायरा मिलता था। मतलब कि 10 गुना से आपकी जो करेंसी की डिप्रिसिएशन हुई है इन इंटरनेशनल मार्केट, वो कितनी ज़्यादा हुई है, राइट। तो आपको आई होप कि ये चीज़ें समझ आ रही हूँ कि इन्फ्लेशन वगैरह है वो किस लेवल का बढ़ गया है टर्की में। तो इसी वजह से जो वहाँ पे प्रोटेस्ट वगैरह हुए और इसी सब कारणों से क्या हुआ कि जो वहाँ की फाइनेंशियल कैपिटल है जैसे इस्तांबुल है, जब यहाँ पे अरेस्ट वगैरह किया गया इनको और लोग प्रोटेस्ट वगैरह पे उतरे, कहाँ, अंकारा में, इनकी कैपिटल में। और उसके बाद हुआ क्या कि जो टर्की का स्टॉक मार्केट है वो भी बहुत तेज़ी से गिरा, उन्हीं दिनों में या 4-5 दिनों में वो इतनी तेज़ी से गिरा कि लगभग 16 to 70% वो जाके क्रैश हो गया, जितना वो चल रहा था जब ये मेयर को अरेस्ट नहीं किया गया था तब। और उसके जैसे ही इसको अरेस्ट कर दिया गया और लोग वगैरह सड़कों पर उतर आए, टर्की के सिविलियंस वगैरह अंकारा की कैपिटल में सड़कों पे उतर आए, तो उससे इम्पैक्ट ये पड़ा कि उनका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है टर्की का वो भी बहुत तेज़ी से गिरा। और कहीं एक किस्म से ये चीज़ें भी देखी जा रही हैं, कुछ लोग तो ये भी बातें कर रहे हैं कि टर्की का कहीं हाल बांग्लादेश जैसा ना हो जाए यहाँ पे, क्योंकि आप सबने भी देखा होगा अभी कुछ टाइम पहले कि बांग्लादेश में क्या हुआ। बांग्लादेश में चीज़ें ठीक चल रही थी जब शेख हसीना थी वहाँ पे एज अ प्राइम मिनिस्टर, तो चीज़ें ठीक चल रही थी। लेकिन अचानक से क्या हुआ, वहाँ पे प्रोटेस्ट वगैरह होते हैं स्टूडेंट्स लीडर्स की या स्टूडेंट्स वगैरह से, और वहाँ पे एक नया चेहरा उभर के आता है जिनका नाम है मोहम्मद यूनिस। और ये आकर बैठ चुके हैं वहाँ पे एज अ केयर टेकर एडवाइज़र के तौर पे, ये अपने आप को बोलते हैं। और वहाँ पे ये चुनाव वगैरह भी नहीं करवा रहे हैं बांग्लादेश में। और वहाँ पे आज के समय में इतनी ज़्यादा अनसर्टिनिटी है, इतनी ज़्यादा चीज़ें बिगड़ी हुई हैं कि वहाँ पे क्या हो रहा है, जो बांग्लादेश की चीज़ें इतनी ज़्यादा बिगड़ी हुई हैं कि जो वहाँ की आर्मी है, बांग्लादेश की आर्मी मिलिट्री, उसको क्या किया जा रहा है, उसके अंदर ही चीज़ें इतनी ज़्यादा डिवाइडेड है कि वहाँ पे जो चीफ ऑफ मिलिट्री है या चीफ ऑफ मिलिट्री स्टाफ जिनको आप कह लीजिए, उनको भी हटाने तक की यहाँ पे तख्ता पलट करने की पूरी तरीके से चीज़ें चल रही हैं। इस टाइप की रिपोर्ट्स वगैरह भी आई हुई हैं जो कि मैं आप सबके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हम बेसिकली बांग्लादेश की बात नहीं करेंगे, वो एक अलग टॉपिक है। लेकिन यहाँ पे आप टर्की को देखिए कि टर्की में इस तरीके से चीज़ें बिगड़ी हुई हैं या एर्दोगान पूरी तरीके से जो पावर है उसको रिलीज़ नहीं करना चाहते हैं।
और वो पावर वगैरह को किसी को देना नहीं चाहते, वो बेसिकली अपनी कुर्सी को बचा रहे हैं। और वो क्या कर रहे हैं, उन्होंने जो ये प्रोटेस्टर्स वगैरह हैं या जो आम नागरिक हैं जो सड़कों पर उतरे अंकारा के, इनको उन्होंने ठोस चेतावनी भी दी। किसने, वहाँ के जो करंट लेवल पे प्रेसिडेंट हैं एर्दोगान, उन्होंने यहाँ पे जो लोग प्रोटेस्ट वगैरह करने के लिए उतरे, कहाँ, अंकारा में, उनको चेतावनी दी कि ये सब लोग एक स्ट्रीट टेरर फैला रहे हैं टर्की में और टर्की इनको नहीं बख्शेगा। ये किसने बोला, ये बोला एर्दोगान ने एक प्रेस नोट में या एक रिलीज़ करके नोटिफिकेशन, वहाँ के प्रेसिडेंट ने ये चेतावनी वगैरह दी कि इनको जो लोग वहाँ लिविंग स्टैंडर्ड्स को लेके हो गया या कुछ और रीजन्स को लेके सरकार से नाखुश हैं, उन सब लोगों के लिए जो एर्दोगान का ये मैसेज था। तो आई होप कि अब जो ये चीज़ें यहाँ पे बिगड़ चुकी हैं टर्की में, कि टर्की लोग अब तो ये फॉरेन कुछ आर्टिकल्स, फॉरेन अफेयर्स जैसे न्यूज़ आउटलेट के तो कुछ आर्टिकल्स ये भी कह रहे हैं कि क्या टर्की पूरी तरीके से डिक्टेटरशिप बन चुका है। पहले बात चलती थी 70 to 80%, राइट, क्योंकि यहाँ पे जो चीज़ें हैं ये चीज़ें एक दिन में नहीं होती हैं। ऐसी एक दिन में यहाँ पे प्रोटेस्ट वगैरह लोग सड़कों पर किसी भी कंट्री के नहीं उतरते हैं। जब लोग पूरी तरीके से हताश हो जाते हैं या परेशान हो जाते हैं करंट रिजीम से या करंट गवर्नमेंट से या उनकी पॉलिसीज से, या जो वो कंपेयर करते हैं अपने पिछले दिनों को या पिछले लिविंग स्टैंडर्ड्स को, तो जब वो ये कंपेयर करने के बाद आज की लिविंग स्टैंडर्ड्स को कंपेयर करते हैं तो उस चीज़ को लेके वो बहुत ज़्यादा भड़बड़ा जाते हैं, कौन, लोग। और इसके चलते वो क्या चाहते हैं कि जो रिजीम वगैरह है वो चेंज हो, गवर्नमेंट चेंज हो और एक नई गवर्नमेंट आए जो कि देश को एक नए और अलग दिशा के ऊपर लेके जाए, क्योंकि जो करंट गवर्नमेंट है उससे ये चीज़ें नहीं समझ रही हैं। तो आई होप कि आपको ये जो मेरे पॉइंट्स हैं ये पूरी तरीके से अंडरस्टैंडेबल हो रहे होंगे। और ये जो न्यूज़ थी ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रही थी न्यूज़ आउटलेट पे। आई होप कि मैंने आप सबको प्रॉपर तरीके से इस चीज़ को समझा पाया है कि वहाँ पे एक्चुअली में हुआ क्या है, उसकी वजह क्या है, और यहाँ पे जो हमारा इंडिया है इसके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। इंडिया के ऊपर ये इम्पैक्ट पड़ेगा कि इतनी ज़्यादा अनसर्टिनिटी है टर्की में कि हमें टर्की से ये चीज़ सीखनी चाहिए, राइट, कि टर्की में कि वहाँ की जो सरकार है उसने लोगों के हिसाब से नहीं सोचा, लेकिन जो हमारी गवर्नमेंट है या जो हमारी भारत सरकार है वो लोगों के हिसाब से सोचती है और लोगों के हिसाब से ही पॉलिसीज़ वगैरह भी बनाती है, क्योंकि गलतियाँ सब सरकार से होती हैं। ऐसा नहीं है कि सरकारें गलतियाँ नहीं करती, सरकारें गलतियाँ करती हैं लेकिन गलतियाँ को मानती भी हैं। एर्दोगान की तरह नहीं कि बस अड़ गए तो अड़ गए, राइट, और अपने ही सिविलियंस के ऊपर आंसू गोले और जो बंदूकें वगैरह हैं उनसे प्लास्टिक की गोलियां वगैरह से पिटवाया जाए, राइट, किनको, अपने ही नागरिकों को। तो आई होप कि आपको ये पॉइंट वगैरह है वो क्लियर हुआ होगा। और मैं आप सबका पॉइंट ऑफ व्यू भी जानना चाहूँगा जो ये टर्की में हुआ है या इंसियन व्यू है एक किस्म से देखा जाए, पूरी तरीके से सिनेमैटिक, राइट। तो ये पूरी तरीके से लोग बोल रहे हैं इंटरनेशनल मीडिया में कि ये एब्सोल्यूट सिनेमा हो रहा है टर्की में, कि वहाँ पे चीज़ें कैसे बदली, राइट, वहाँ पे चीज़ें कितनी तेज़ी से बदली और आज चीज़ें कितनी तेज़ी से बदल रही हैं, उसके रिपरकशंस वगैरह फेस करने पड़ रहे हैं खुद टर्की के। और यहाँ पे गवर्नमेंट को ज़्यादा रिपरकशंस फेस नहीं करने पड़ेंगे, यहाँ पे फेस किसको करना पड़ रहा है, पूरी तरीके से जो वहाँ का मिडिल क्लास है उसको। क्योंकि आप खुद सोच के देखिए, किसी व्यक्ति ने अगर आज से 5 साल पहले कुछ रुपए वगैरह जोड़े होंगे अपने बैंक अकाउंट में टर्की में, और उसने सोचा होगा कि मैं आगे जाके इन पैसों का यूज़ कर लूँगा या किसी तरीके से मैं अपनी लाइफ वगैरह इस पैसे से ठीक ठाक काट लूँगा। लेकिन आज कंडीशन इतनी ज़्यादा ख़राब है टर्की में कि जो चीज़ आज से 5 साल पहले थी आज हालत उससे भी बदतर है। तो आप खुद सोच के देखिए कि जितना पैसा आपने जोड़ा होगा उस पैसे की आज कीमत बहुत कम है जो कि आपकी 5 साल पहले जो कीमत थी उससे, या आप जितने पैसे में कोई चीज़ खरीद सकते थे आज से 5 साल पहले टर्की में, आप आज के समय में आप उतने पैसे में वो चीज़ नहीं खरीद पाओगे। कहाँ पे, टर्की में, राइट। और आपको अब उसके लिए बहुत यहाँ पे परसेंटेज में बात होती है, राइट, लेकिन टर्की के केस में ये 1 टाइम्स 2 टाइम्स इस टाइम से में भी हो रहा है कि वहाँ पे परचेजिंग इतनी ज़्यादा हाई हो गई है कि लोग इतने ज़्यादा परेशान है कि अब वो उनकी जो वैल्यू है या जो उनने पैसे वगैरह जोड़े होंगे मिडिल क्लास ने, उनकी वैल्यू तो पूरी तरीके से ख़त्म हो गई उस पैसे की जो उन्हें जोड़ के रखे होंगे। तो यहाँ पे बेवकूफ़ कौन बना, बेवकूफ़ तो यहाँ पे बेसिकली मिडिल क्लास ही बना, क्योंकि यहाँ पे फ़र्क सरकार को नहीं पड़ेगा उतना, सरकार इतनी ज़्यादा उस चीज़ को नहीं वैल्यू करेगी, यहाँ पे फ़र्क पड़ेगा आम आदमी को, यहाँ पे आम इंसान को यहाँ पे पूरी तरीके से फ़र्क पड़ेगा। इसी वजह से लोग वहाँ के कैपिटल में उतरे हैं और पूरी तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आई होप कि आपको ये जो पॉइंट है ये पूरी तरीके से समझ में आए होंगे। और इसी के साथ मैं आप सबसे लेना चाहूँगा अलविदा, और आप सबसे मेरी मुलाकात होगी एक नई वीडियो में, एक नए लेसन के साथ, एक नए आर्टिकल के साथ, एक नई न्यूज़ के साथ। जय हिंद, जय भारत।